हेलो भाई, नमस्कार और जय हिंद सभी को। मैं आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे, रोशन चौधरी टॉक्स पे। तो मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सेशन लेके आया हूं। आरआरबी एनटीपीसी 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो उसकी कंप्लीट स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और इस स्ट्रेटजी को तैयार करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। अगर वक्त ना लगा होता तो शायद जब नोटिफिकेशन आया था मैं भी तभी अपलोड कर देता, अच्छे व्यूज़ आ जाते क्योंकि ट्रेंड में होती ना वीडियो। लेकिन मैंने समय लिया, मैंने बहुत सारी जो बुक्स हैं एनटीपीसी की वो मैंने बुक्स देखी, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के जो सेट्स थे मैंने वो देखे। मैंने अच्छे से एनालिसिस किया कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है। मैथ्स में अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं सीबीटी 1 में, तो किस चैप्टर का कितना वेटेज है, रीजनिंग में किस चैप्टर का कितना वेटेज है, पर्टिकुलर मतलब जीएस में कौन कौन से चैप्टर ज्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर्स कम पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और स्टैटिक के अंदर क्या क्या ज्यादा पूछा जा रहा है, कहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से एनालिसिस करने के बाद में मैंने आप लोगों के लिए जो वीडियो तैयार करी है, इसके अंदर मैं सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। आपको कौन सी चीज़, कौन सा लेक्चर कहाँ से पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ना है कि पेड बैच से पढ़ना है, कौन सी किताब आपके लिए बेस्ट है, तैयारी किस तरीके से करनी है, किस सब्जेक्ट को कितना घंटा पढ़ना है, ये सब तैयार करने में काफ़ी मुझे समय लगा। इसलिए वीडियो जो है ये लेट आ रही है। लेट तो नहीं, खैर सही समय पे आ रही है, क्योंकि सब कुछ अगर तैयार अच्छे से किया जाए तो आप लोगों का बेनिफिट ही है, जल्दी लाने का फायदा नहीं होता, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देख लेना। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इस स्ट्रेटजी वीडियो को देखने के बाद में किसी अन्य स्ट्रेटजी वीडियो को देखने की इच्छा आपकी नहीं होगी और ना आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है भाई। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। नोटिफिकेशन जो आया था वो आया था आपका 13 तारीख को, और अप्लाई करने की जो डेट है वो स्टार्ट है आपकी 14 तारीख, यानी कि स्टार्ट हो चुकी है। 14 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन, ठीक है। और ये आप कब तक अप्लाई कर सकते हो? अगले महीने की 13 तारीख तक, ठीक है। यानी कि 14 सितंबर से 13 अक्टूबर तक आप फॉर्म को भर सकते हो। तो जल्दबाजी मत करना, आराम से पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ लेना, ठीक है। किसी भी तरह की जल्दबाजी मत करना, ऐसा ना हो कि गलत जोन भर दो, क्योंकि जोन का भी पंगा है, अभी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नोटिफिकेशन विंडो की मेरे भाई, ठीक है, तो नोटिफिकेशन विंडो जो है ये आपका नोटिफिकेशन विंडो आपका कब ओपन होगा? ये आपका ओपन होगा 16 अक्टूबर को, ठीक है। 16 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक आपका जो नोटिफिकेशन विंडो ओपन रहेगा। मतलब अगर कोई गलती हो जाती है फॉर्म में और आप मॉडिफाई करना चाहते हो, कोई डिटेल आप चेंज करना चाहते हो, तो अक्टूबर की 16 तारीख से लेके अक्टूबर की 25 तारीख के बीच में, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, अपने फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हो, या फिर कोई भी डिटेल अगर चेंज करनी है तो कर सकते हो, ठीक है। और अभी जो नोटिफिकेशन है ये केवल ग्रेजुएट लेवल का है भाई, ठीक है। अभी 12th लेवल का नहीं आया, अभी केवल किसका आया है? ग्रेजुएट लेवल का, ठीक है। और टोटल कितने तरह की पोस्ट है इसके अंदर? यहाँ पर पोस्ट मेंशन किया हुआ है, देखो। एक आपके चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, एक है स्टेशन मास्टर। सबसे ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट, मतलब सबसे ज़्यादा इसके लिए बच्चे जो है मारामारी करते हैं, सबसे सॉर्ट आफ्टर बोलते हैं ना, सॉर्ट आफ्टर पोस्ट है, सबसे ज़्यादा बच्चे इसके पीछे लगते हैं। गुड्स ट्रेन मैनेजर, उसके बाद जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये टोटल आपके पास 5 तरह की पोस्ट है, ठीक है, जिसके लिए वैकेंसी आपको दी गई है, ठीक है मेरे भाई। इतना समझ में आया आप सभी को? उसके बाद यहाँ बात कर लेते हैं कि यहाँ कुछ क्राइटेरिया दे रखा है, उसको देख लेते हैं। जैसे अगर आप चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, जो कि 6 ग्रेड पे का 6th लेवल का क्या है आपका जॉब है, ठीक है, यानी कि इसका पे लेवल क्या है? 6 है। उसके बाद अगर मैं बात करूं उसकी एज की, तो एज कितनी है? 18 से लेकर 36 साल, 18 से लेकर 36 साल, ठीक है। और इसके लिए टोटल वैकेंसी कितनी है? 1736। इसके अलावा बात करूं स्टेशन मास्टर की, तो ये भी पे लेवल 6 की है, और इसकी भी जो एज है वो कितनी है? 18 से 36, 18 से 36। 3-3 साल आपको पता बढ़ा दिया गया, क्योंकि कोविड की वजह से 2-3 साल एग्जाम नहीं हो पाए थे, जिसकी वजह से 3-3 साल जो है सबको छूट दे दी गई है, ठीक है। इसकी टोटल वैकेंसी कितनी है? 994। गुड्स ट्रेन मैनेजर की बात करूं तो ये पे लेवल 5 की जॉब है। इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है? 3144। सारी 18 से 36 है, देख लो एज गैप जो है। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की अगर मैं बात करूं तो पे लेवल 5 है इसका, और कितनी वैकेंसी है? 1507। और अगर मैं बात करूं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये भी पे लेवल 5 है, और इसमें टोटल कितनी वैकेंसी है? 732। यानी कि अगर मैं ग्रेजुएट लेवल की टोटल वैकेंसी की बात करूं, अगर मैं ग्रेजुएट लेवल की टोटल वैकेंसी की बात करूं तो टोटल वैकेंसी यहां पर कितनी है? 8113, ठीक है। और आप उम्मीद कर सकते हो कि इसको और बढ़ा दिया जाए, क्योंकि काफ़ी समय के बाद इसका नोटिफिकेशन आया है, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि इसकी वैकेंसी को और बढ़ा दिया जाए, ठीक है। ऐसी पूरी उम्मीद की जा सकती है, ठीक है मेरे भाई। इतना आपको समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन किया गया है जो मैं चाहूंगा कि आप सभी का इधर ध्यान जाए। कैंडिडेट्स should have their own mobile number, valid and active personal email ID, and keep the same mobile या email active for the entire duration of recruitment, as RRBs shall send all recruitment related communications only through SMS and email till the recruitment is completely over। यहाँ पर क्या बोला गया है? RRB आपको बोल रहा है
कि भैया जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो वहां पर जो भी आप मोबाइल नंबर डालेंगे या जो भी आप ईमेल आईडी डालेंगे वो खुद का डालिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, साइबर कैफे पे जाते हैं या किसी अपने दोस्त यार से भरवाते हैं और वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में अपना ईमेल आईडी भर देते हैं या अपना मोबाइल नंबर भर देते हैं। तो आरआरबी आपको बोल रहा है कि आप अपना ही ईमेल आईडी और अपना ही मोबाइल नंबर भरेंगे, और जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक फाइनल प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक आप उस मोबाइल नंबर को और ईमेल को एक्टिव रखेंगे। क्योंकि जितना भी नोटिफिकेशन आएगा या जो भी आगे प्रोसेस के बारे में आपको बताया जाएगा आरआरबी की तरफ से, वो मोबाइल नंबर या ईमेल पे ही आपको बताया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। साइबर कैफे में भरवाते हैं, किसी दोस्त से भरवाते हैं, तो याद रखिएगा कि एक्टिव मोबाइल नंबर और एक्टिव आपका ईमेल जो है वो होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रख लेना, ठीक है। उसके बाद देखो, ये मैंने आपको यहाँ पर लिस्ट दे दी है, ठीक है। ये जोन वाइज वैकेंसी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। जब आप फॉर्म को भरोगे तो ये आपके काम आएगा। देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हो, आप किसी जॉब में हो, आपको ऐसा नहीं है कि भाई मुझे कोई जॉब चाहिए, ऐसा नहीं है। मतलब आप एक प्रेफरेंस दोगे कि हाँ नहीं, इसके ऊपर अगर ये हुआ तो ही मैं लूंगा, तो आप रिस्क ले सकते हो। जो आपका प्रेफर्ड जोन है वो आप भर सकते हो। जैसे आप मान लो पटना में आपकी पोस्टिंग ऑलरेडी किसी डिपार्टमेंट में, और आप चाहते हो कि मुझे पटना में ही क्या मिल जाए, रेलवे एनटीपीसी की जॉब मिल जाए, ठीक है, तो आप पटना भर दो, बेशक पटना में वैकेंसी कम भी हो। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि मतलब मुझे किसी भी हाल में एक जॉब चाहिए, आप बेरोजगार हो, आप चाहते हो मुझे किसी भी हाल में एक जॉब चाहिए, तो फिर आप कौन सा जोन भरोगे, आप उस वाले जोन से भरोगे जहां पर ज्यादा वैकेंसी है। कॉमन सेंस है, अगर आप कम वैकेंसी वाले जोन से भर दोगे, आपके पास कोई जॉब नहीं है मान लो, और अगर आप कम वैकेंसी वाले जोन से भर देते हो फॉर्म को, तो फिर बाद में तो जोन चेंज करने का आपको मौका मिलता नहीं है। एक बार जो जोन आपने भर दिया वही जोन आपको जो है मतलब अलॉट होगा, अगर आप पास हुए तो। अगर आपका एग्जाम क्लियर हुआ तो, नहीं हो पाया तो फिर किसी और जोन में भी नहीं हो पाएगा। जोन का मतलब ये नहीं कि आपको उस जोन में एग्जाम देने जाना, नहीं, एग्जाम तो आपका एग्जाम सेंटर जो आप भरोगे वहां भी हो सकता है, और हो सकता है क्योंकि ऑलमोस्ट ऐसा देखा गया कि आरआरबी के जो एग्जाम्स होते हैं वो दूर दूर सेंटर्स भी भेज दिए जाते हैं, अदर स्टेट्स में भी भेज दिए जाते हैं, हाँ कि ना। तो जोन का मतलब बेसिकली यहाँ पर यह है कि जिस जोन से आप भरोगे ना फॉर्म, उसी जोन में आपको जो पोस्टिंग है वो मिलेगी, अगर आप फाइनल सिलेक्शन ले लेते हो तो यहाँ पर मैंने जोन वाइज आपको जो है ना अलग अलग पोस्ट का मैंने आपको टोटल जो वैकेंसी दे दिया है, ठीक है। अगर सबसे ज्यादा की बात करोगे तो सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे 1382 वैकेंसी है। सबसे ज्यादा कौन से जोन से है, कोलकाता जोन से। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो कोलकाता जोन से है, 1382, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखो 827 ये कहां से है, 827 आपका है मुंबई जोन से, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको सारा दे दिया भाई। इसके बाद देखोगे 758 ये कहां से है, भुवनेश्वर से। उसके बाद आप देखोगे तो आपका कितना है, उसके बाद है आपका 649 कहां से है, बिलासपुर से है। ऐसे ही मैंने सारे के सारे आपको दे दिए हैं, तो आप देख लेना कि आपको कौन सा जोन चाहिए। अब मान के चलो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ठीक है। एक छोटा एग्जांपल मैंने आपको दिया, ये वाला सिलीगुड़ी, ये वाला एग्जांपल दिया मैंने आपको सिलीगुड़ी का। मान के चलो आप सिलीगुड़ी से हो और आप चाहते हो कि मुझे सिलीगुड़ी में ही जॉब लेनी है, लेकिन आप बेरोजगार हो, आपके पास अभी कोई जॉब नहीं है, और आप ये चाहते हो कि मुझे किसी भी हाल में कोई एक जॉब चाहिए, और आप सिलीगुड़ी से ही भर देते हो जोन, ये सोचकर कि मैं सिलीगुड़ी का हूं तो सिलीगुड़ी से भर देता हूं। तो सिलीगुड़ी के अंदर मेरे भाई टोटल 40 ही वैकेंसी है। तो अब आपको उस लेवल की या तो तैयारी करनी पड़ेगी कि 40 वैकेंसी में से एक वैकेंसी आप तो ले जाओ। अगर नहीं कर पाए तो फिर भूल जाओ, खत्म आपका सपना रेलवे का। अगर आपको ये चाहिए कि नहीं मुझे किसी भी हाल में जॉब चाहिए इस बार, तो फिर आप क्या करना, उस जोन से भर सकते हो जहां पर वैकेंसी सबसे ज्यादा है। अगर आपको लगता है कि नहीं आप तैयारी धुआंधार कर सकते हो, या ऑलरेडी किसी जॉब में हो, लगी तो लगी, ना लगी तो ना लगी एनटीपीसी, तो आप अपने जोन से भर दो जिस जोन में हो। जैसे मान लो मेरा मन है, जैसे मैं पटना में मेरी पोस्टिंग है, तो मेरा मन है यार मैं तो पटना से ही भरूंगा। अब पटना में कितनी वैकेंसी है, 111, कोई बात नहीं, 111 में लगी तो लगी, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर ये वाली सोच है फिर तो आप अपने जोन से भर दो। तो इस चीज का ध्यान रखना, एक बार जोन सेलेक्ट करने के बाद में चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। मैं एक बार मिटा देता हूँ, नहीं लिया तो फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि फॉर्म भरते समय ये आपके काम आए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से। और वैसे मैं पूरा टेलीग्राम पे डाल दूंगा ये, तो टेलीग्राम का जो लिंक है चैनल का वो डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं पूरा ये जो है ना पीडीएफ डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख लेना इसको, ठीक है। आगे बढ़े भाई, आगे आ जाओ, ठीक है। अगर हम स्टेजेस ऑफ एग्जाम की बात करें कि कितने स्टेज के अंदर एग्जाम होता है, तो आप जानते हो एक होता है आपका CBT 1, ठीक है। उसके बाद होता है आपका CBT 2, ये सबके लिए कॉमन होता है, मतलब कोई सी भी पोस्ट है, 5 तरह की पोस्ट आपने देखी, ये सबके लिए कॉमन होता है, ठीक है। उसके बाद आपका होता है क्या, उसके बाद आपका क्या होता है, मेडिकल होता है, ठीक है, डीवी होता है यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और एक होता है आपका स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में क्या क्या है, स्किल टेस्ट में 2 तरह की चीजें हैं, देखो यहां पर लिखा हुआ, मैं आपको समझाता हूं। देयर शैल बी 2 स्टेजेस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि 2 तरह के CBT 1 और CBT 2, ठीक है। फॉलोड बाय कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि CBAT, एक आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा CBAT,
कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, या फिर कह सकते हो टाइपिंग, ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हो, हाँ, इन दोनों में से एक आपका रहेगा। और ये किसके लिए कौन सा है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने ओवरऑल एक आपको दे दिया रेडी करके, ये CBT 1 है, CBT 2 है। मैं ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर आपको समराइज करके मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। देखो, हाँ, जैसे अगर आप इस वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए, ठीक है, तो इसके लिए क्या है, देखो, जो फर्स्ट यानी कि CBT 1 है वो क्या है, कॉमन है, वो तो होगा ही होगा। CBT 2 भी होगा, यानी कि ये दोनों जो है ना सबके लिए कॉमन है। CBT 1 CBT 2 ये सबको देना है, ठीक है। अगर बात करता हूं मैं गुड्स ट्रेन मैनेजर की, तो इसमें स्किल टेस्ट है, इसमें कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है, ना तो इसमें आपको टाइपिंग देनी और ना इसमें आपको CBAT देना, यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है वो भी नहीं देना आपको, यानी कि सीधा आपने क्या दिया, CBT 1, फिर आपने दिया CBT 2, उसके बाद डायरेक्ट आपका क्या करा ले जाएगा, मेडिकल, और मेडिकल के बाद डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। कोई स्किल टेस्ट आपको नहीं देना। अगर मैं बात करूं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अब इसके नाम में ही टाइपिस्ट आ रहा है, तो भैया इसको टाइपिंग टेस्ट तो देना पड़ेगा। CBT 1 CBT 2 तो देना ही है, इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट भी देना है, ठीक है। ऐसी जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसमें भी टाइपिस्ट आ रहा है, तो मतलब इसमें भी आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट आपको देना पड़ेगा। अब कितनी स्पीड चाहिए मैं आपको अभी बता रहा हूं, ठीक है। बात करें चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, तो टिकट सुपरवाइजर के लिए आपको कोई भी स्किल टेस्ट नहीं देना है, यानी कि इसमें भी क्या है, CBT 1 दिया, CBT 2 दिया, उसके बाद डायरेक्ट मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। स्टेशन मास्टर की बात करूं तो भैया ये इकलौती ऐसी पोस्ट है जिसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट आपको देना पड़ेगा। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट आपको इसमें देना पड़ेगा, टाइपिंग नहीं है इसके अंदर। CBT 1 CBT 2, उसके बाद CBAT, और उसके बाद में आपका मेडिकल, मेडिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। ये 5 तरह की पोस्ट है टोटल। अब मैं बात करता हूं टाइपिंग की, तो टाइपिंग में आपको स्पीड कितनी चाहिए, देखो, अगर आप इंग्लिश टाइपिंग करते हो तो 30 वर्ड्स पर मिनट, 30 वर्ड्स पर मिनट, और अगर आप इंग्लिश टाइपिंग हिंदी इंग्लिश करते हो तो 30 वर्ड्स पर मिनट, और अगर हिंदी करते हो तो 25 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। यहां पर देखो, अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग कर रहे हो तो 30 WPM, कोई मुश्किल चीज नहीं है, और अगर आप हिंदी टाइपिंग कर रहे हो तो कितना चाहिए आपको, 25 WPM, ये आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। टाइपिंग 2 पोस्ट के लिए आपको पता है, तो अगर आप उन दोनों पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, वही 2 पोस्ट आपको चाहिए, तो टाइपिंग की भी साथ साथ में आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, हाँ कि ना। इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न की, एग्जाम कैसा रहता है, ये समझ में आ गया। CBT 1 CBT 2, उसके बाद में कुछ ऐसी पोस्ट है जहां पर स्किल टेस्ट नहीं है, डायरेक्ट क्या है, मेडिकल, और उसके बाद DV, और कुछ ऐसी पोस्ट है जिसमें क्या है, टाइपिंग, 2 ऐसी पोस्ट है, और एक ऐसी पोस्ट है स्टेशन मास्टर जिसमें क्या है आपका CBAT, और इसके बाद फिर फाइनल प्रोसेस क्या है, मेडिकल और DV, मेडिकल और DV, ये टोटल आपका क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस है, ठीक है मेरे भाई। बात करते हैं CBT 1 की, कि CBT 1 का क्या पैटर्न होता है। देखो, टोटल जो एग्जाम का ड्यूरेशन रहता है वो आपका रहता है 90 मिनट्स, यानी कि 1.5 घंटे का आपका एग्जाम होता है। कितने घंटे का, 1.5 घंटे का आपका CBT 1 रहता है, ठीक है। 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटा, जिसमें आपके जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जीके के कितने क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन, और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 40, 30, 70 और 30, 100। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, यानी कि टोटल 100 नंबर का आपका CBT 1 है। टोटल 100 नंबर का क्या है आपका, CBT 1 है, लेकिन ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसकी कट ऑफ, इसके बेस पे कट ऑफ नहीं बनेगी आपकी, कट ऑफ जो बनेगी आपकी वो CBT 2 के बेस पे बनती है, ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। और इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग का क्या मतलब समझे, कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 मार्क जो है वो काट लिया जाएगा। समझ में आया, तो इसलिए तुक्के लगाने बंद कर दो। समझ में आया मेरे भाई, तो 90 मिनट मिलेंगे टोटल आपको 100 क्वेश्चन के लिए, और एक क्वेश्चन 100 नंबर का ही होगा, ठीक है। यह हो गया आपका CBT 1। अब जो बच्चे CBT 1 क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी शॉर्टलिस्टेड शैल बी 15 टाइम्स द कम्युनिटी वाइज वैकेंसीज फॉर पोस्ट नोटिफाइड अगेंस्ट द RRB। देखो क्या लिखा है, CBT 2 जो होगा, ठीक है, CBT 2 जो होगा, इसका एग्जाम पैटर्न यहाँ पर देखा। अच्छा, कितने टाइम्स बच्चों को बुलाया जाएगा इसमें, 15 टाइम्स। CBT 2 के लिए 15 टाइम्स बच्चों को बुलाया जाएगा। जैसे मान के चलो 8000 वैकेंसी है, मैं एक राउंड फिगर लेके चलता हूं, है ना, तो 8000 का 15 टाइम्स कितना हो गया, 15 × 120, 15 × 120, ठीक है, यानी कि 1,20,000 बच्चों को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। CBT 1 का जो रिजल्ट आएगा तो उसमें 1,20,000 बच्चे उस लिस्ट में होंगे जिनका CBT 1 जो है क्वालिफाई होगा। फिर वो जो 1,20,000 बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, CBT 2 देंगे। क्या करेंगे, CBT 2 देंगे। CBT 2 जो होता है वो किस तरीके से होता है देख लो। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, अभी मैंने आपको जोन वाली एक बात बताई थी। जैसे आपने देखा था कि इस वाले जोन में मान के चलो कोई बच्चा जिद पकड़ के बैठा कि मुझे तो, मैं सिलीगुड़ी का हूं, मुझे सिलीगुड़ी से सिलेक्शन लेना है, उसने सिलीगुड़ी से जोन भर दिया। अब सिलीगुड़ी में टोटल वैकेंसी कितनी है, 40 है, यानी कि 40 का 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। 40 का 15 गुना, 40 का 15 गुना कितना हो गया, 15 × 4 = 60, यानी कि मात्र 600 बच्चों को
सीबीटी 1 में पास किया जाएगा, 600 बच्चों को ही पास किया जाएगा। अब 600 बच्चों को पास किया जाएगा तो आप ये अंदाजा लगा लो कि उस जोन की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी ऊपर जा सकती है। तो इसी हिसाब से जोन भरना मैं आपको फिर से बता रहा हूं, क्योंकि जितना जोन वाइज वैकेंसी है इसका आप क्या कर लो, इसका आप कर लो कितना गुना, 40 गुना 15 क्यों कर दिया मैंने, हाँ ठीक तो है 15 गुना, इसका आप कर दो 15 गुना, ठीक है। अब जैसे 1300 है इधर, मान लो कोलकाता में 1300 है टोटल, है ना, तो 1300 का 15 गुना कितना हो जाएगा, 15 को 13 से करोगे कितना हो जाएगा 45 और 15 ये कितना हो गया आपका 5 5 4 9 19500, यानी कि यहां से 19,500 बच्चों को बुलाया जाएगा सीबीटी 2 के लिए। तो मतलब यहाँ की कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी सीबीटी 1 की। मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो जोन भरने में गलती मत करना, इसलिए मैंने आपको ये जो पेज है मैंने आपको दे दिया है टोटल, ठीक है, ताकि आप जोन देख लेना आराम से। अब सीबीटी 2 का क्या है, देखो एग्जाम पैटर्न भाई कैसा रहता है सीबीटी 2 में, देखो कहाँ गया सीबीटी 2, ये रहा। सीबीटी 2 में क्या रहता है, इसमें भी आपको 90 ही मिनट मिलते हैं, जैसे सीबीटी 1 में 90 मिनट, यहाँ पर भी 90 मिनट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। यहाँ पर वहां पर जीके के कितने क्वेश्चंस थे, वहां पर जीके के 30 क्वेश्चंस थे, देखो यहाँ पर जीके के कितने क्वेश्चंस थे, 30 क्वेश्चन, सॉरी 40 क्वेश्चंस थे, और यहाँ पर जीके के क्वेश्चंस कितने हैं, यहाँ पर जीके के कितने हैं 50 क्वेश्चन, यानी कि 10 बढ़ गए। यहाँ पर मैथमेटिक्स के 30 थे, यहाँ 35 है, यहाँ पर वहां पर 30 थे, यहाँ पर 35 है, यानी कि 50 30 35 और 35 टोटल कितने हो गए 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन और 120 नंबर, एक क्वेश्चन एक नंबर का है। और जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो आउट ऑफ 120 ही बनेगी, क्योंकि सीबीटी 2 के बेस पे ही आपकी कट ऑफ बनती है। समझ में आ रही है मेरी बात, हाँ कि ना, इतना क्लियर हो गया। यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग सेम है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत करने पे आपका जो एक नंबर है वो काट लिया जाएगा, ठीक है। सिलेबस दोनों का लगभग सेम है, क्योंकि दोनों सीबीटी 1 2 दोनों में वही है, रीजनिंग है, मैथ्स और जीएस है, और कोई सब्जेक्ट तो है नहीं। और जो सिलेबस है वो लगभग दोनों का सेम है, आप ये कह सकते हो कि 99% सेम है। एक दो चीजें जो है सीबीटी 2 में एक्स्ट्रा जोड़ दी गई है, बाकी 99% सेम है। यानी कि अगर आप अच्छी तरीके से सीबीटी 1 की तैयारी कर लेते हो तो सीबीटी 2 की तैयारी आप ये समझो कि 80-90% तो आपने वैसे ही कर ली, 10% जो बचेगा वो आपको रिवीजन करना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो टाइम नहीं बढ़ाया गया इसमें, टाइम उतना ही रखा गया 90 मिनट्स, क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए लेकिन टाइम क्या है उतना ही है, ठीक है। इतना समझ गए। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं अपने मेन चीज यानी कि स्ट्रेटजी की बात करते हैं, ठीक है, जिसके लिए आप इस वीडियो में आए हो। मैं इसलिए बताना चाह रहा था क्योंकि आप इस साल सिलेक्शन ले सकते हो, एग्जाम प्रोसेस उतना कोई टफ नहीं है और पेपर उतना कोई टफ नहीं आता, प्रीवियस ईयर के पेपर को देखोगे आपको पता लग जाएगा। पहली बात करते हैं मैथ्स की, कि मैथ्स में चैप्टर वाइज वेटेज कितना रहता है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना कि कौन कौन से चैप्टर आते हैं और किस चैप्टर के कितने क्वेश्चन जो है ओवरऑल आपके सीबीटी 1 और 2 में आते हैं, ठीक है। ये एक ओवरऑल आइडिया आपको लग जाएगा। मैंने बहुत सारे जो सेट्स हैं उनको मैंने आपस में कंपेयर किया प्रीवियस ईयर के सेट्स को, तो मैंने ओवरऑल यहां से एक आइडिया निकाला। जो आपका चैप्टर ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री से लगभग आपके दो क्वेश्चन या फिर हो सकता है ज्यादा, यहां पर आप क्या कर सकते हो +-1, यहां पर आप +-1 कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर 2 लिखा है तो आप ये मान सकते हो कि 3 भी हो सकता है, आपके एग्जाम में 3 भी आ सकता है, या फिर हो सकता है कि 1 भी आ जाए, मेंसुरेशन के 3 कर दे, ज्योमेट्री का 1 कर दे, ऐसा भी हो सकता है। मेरी बात समझ गए, एडवांस मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक। ऐसी मेंसुरेशन में 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, हो सकता है कि 1 बढ़ा दे या फिर हो सकता है कि इसमें 1 बढ़ा के इसमें घटा दे, समझ में आ रहा, तो +-1 आप लेके चल सकते हो। अलजेब्रा के 2 क्वेश्चंस, ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चंस, यानी कि ओवरऑल अगर आप एडवांस मैथ्स की बात करोगे, ये 4 जो मेन चैप्टर्स हैं अगर आप इसकी बात करोगे, देखो एडवांस मैथ्स भी आती है इसके अंदर, तो एडवांस मैथ्स भी आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर आप एडवांस मैथ्स की बात करते हो तो आप ये मान के चल सकते हो कि 7 से 9 क्वेश्चन या फिर 10 क्वेश्चन, 7 से 9 क्वेश्चन मान के चलो, ये आएंगे ही आएंगे आपके एग्जाम में एडवांस मैथ्स के, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन की बात करूं तो देखो यहां से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। रेशियो प्रोपोर्शन से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, +-1 कर दोगे तो हो सकता है कि 2 भी आ जाए एग्जाम में, हो सकता है कि 4 भी आ जाए। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, सर्ट्स एंड इंडाइसेस और डिविजिबिलिटी, इन चारों को अगर मिला दोगे, क्या क्या मेरे भाई, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, और इसके अलावा जो पावर होती है कि घात एंड करनी जिसको बोलते हैं ना, घात करनी, ठीक है, और डिविजिबिलिटी, इन सबको मिलाकर टोटल देखोगे तो मेरे भाई 8 क्वेश्चन, यानी कि बहुत ही ज्यादा वेटेज रख रहे हैं ये अपने आप में। तो इन चारों चैप्टर को बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है कर लेना, पढ़ लेना। कहां से पढ़ना मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ के 2 क्वेश्चन जो है लगभग मुझे हर सेट में देखने को मिले हैं, जितना भी मैंने एनालिसिस किया है, तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ 2 क्वेश्चन यहाँ से आने की पूरी संभावना है। एवरेज का मुझे लगभग 1 ही क्वेश्चन देखने को मिला, किसी किसी सेट में मुझे 2 क्वेश्चन मिल गए हैं, तो उसमें क्या कर देगा, परसेंटेज का 1 करके एवरेज का 2 कर देगा, या फिर क्या करेगा, एवरेज का 2 करके परसेंटेज का 1 कर देगा। ये ध्यान रखना, परसेंटेज का 2 या हो सकता है 1 या हो सकता है 3 भी, +-1, ठीक है। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट को मिला के लगभग 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है।
हो सकता है 4 भी आ जाए, क्योंकि किसी किसी सेट में मैंने 4 क्वेश्चन भी देखे हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 क्वेश्चन, और ज्यादातर इसमें देखा जाएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट को ही फोकस में लिया जाता है, लेकिन आपको दोनों करना है, सिंपल इंटरेस्ट भी और कंपाउंड इंटरेस्ट भी। टाइम एंड वर्क का एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हो सकता है 2 देखने को मिल जाए। टाइम एंड डिस्टेंस और बोटन स्ट्रीम अगर दोनों को मिला दें तो यहां से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा देखोगे तो 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। ओवरऑल ये जो है ना आपका वेटेज है, इसी के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको किस चैप्टर को ज्यादा समय देना है, किस चैप्टर को कम समय देना है, ठीक है। लेकिन करना सब कुछ है, आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि सर मैं 2 चैप्टर छोड़ देता हूं, सर यहां से तो एक ही क्वेश्चन आ रहा है और सर यहां से एक ही क्वेश्चन आ रहा है, तो एक काम कर देता हूं मैं छोड़ देता हूं। क्या पता यहां से 2 दे दे, मैंने पहले ही कहा ±1, क्या पता यहां से भी 2 दे दे, तो 2 और 2 4, 4 क्वेश्चन मतलब 4 नंबर। क्या 4 नंबर का रिस्क आप ले सकते हो? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आप उसको छोड़ के आओगे, लेकिन दूसरा बच्चा तो करके आएगा उसको, तो वो तो आपसे आगे निकल गया, तो कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते, आप अफोर्ड नहीं कर सकते छोड़ना, करना आपको पड़ेगा, हाँ कि ना। अब बात करते हैं कि कहां से करना है, कितने घंटे मैथ्स को पढ़ना है, कौन कौन सी किताबें। टोटल मैंने यहां पर आपको लिस्ट दे दी है, ध्यान से देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं मैथ्स की बात करूं कि मैथ्स को डेली आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो कम से कम 2.5 से 3 घंटे आपको मैथ्स पढ़ना चाहिए, और अपर साइड में ही रखना, यानी कि 3 घंटे ही करना, यानी कि 2.5 बोला तो 2.5 कर दो। कम से कम 3 घंटा डेली आपको मैथ्स को पढ़ना चाहिए, ठीक है। और किस तरीके से पढ़ना चाहिए? सबसे पहले कंप्लीट द सिलेबस। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना। अगर आप एक बिगिनर हो, आप अभी तैयारी स्टार्ट करोगे, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे? सिलेबस कंप्लीट करोगे। ये चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए, इन चैप्टर्स को आप कवर करोगे। कैसे कवर करोगे? अगर आप यूट्यूब लेक्चर से करते हो तो कैसे करोगे, मैं आपको समझा देता हूं। जैसे आपने डिसाइड किया कि मैं क्या करूंगा, पहले मैं ये जितना भी अरिथमेटिक है पहले मैं ये खत्म करूंगा, तो आपने डिसाइड किया सबसे पहले ना मैं रेशियो प्रोपोर्शन करना चाहता हूं, तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन फॉर एसएससी। एसएससी की रेशियो प्रोपोर्शन अगर आपने कर ली तो रेलवे की आराम से कर लोगे, क्योंकि अलग नहीं है, वही है। क्योंकि बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो एसएससी की ही कराते हैं, रेलवे की बहुत कम लोगों ने करवाई होगी, तो उनको ढूंढने से अच्छा आप एसएससी डाल दो, तो आपके पास सैकड़ों वीडियो खुल के आ जाएंगी। अब आप देखो कि जहां से आपको समझ में आ रहा है, ज्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर के 2-3 ही देखो, जहां से आपको लग रहा है कि हाँ ये वाले सर को मैं जानता हूं, ये सर अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी वीडियो खोलो और पूरा रेशियो प्रोपोर्शन क्या कर लो, खत्म कर लो। रजिस्टर के अंदर नोट करते जाओ जो सर कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब जैसे आपने रेशियो प्रोपोर्शन खत्म किया, चैप्टर खत्म हो गया, आपको मान लो 3 दिन में आपका चैप्टर खत्म हो गया, अब क्या करोगे? क्या नया चैप्टर स्टार्ट कर दोगे? नहीं। अब आपको क्या करना है? नया चैप्टर स्टार्ट करना है तो कर सकते हो, लेकिन जो रेशियो प्रोपोर्शन आपने किया इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी तो करोगे। कहां से प्रैक्टिस करोगे? पिछले 5-6 साल के अंदर या 7-8 साल के अंदर जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हुए हैं, या फिर मान लो जितने भी रेलवे के एग्जाम्स हुए हैं, अगर आप एसएससी नहीं करना चाह रहे तो रेलवे के एग्जाम्स हुए हैं, रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हुआ हो, चाहे वो एनटीपीसी का हुआ हो, चाहे वो ग्रुप डी का हुआ हो, है ना, समझ में आ रहा है, चाहे वो टेक्निकल हुआ, चाहे आरआरबी एएलपी का हुआ, कोई सा भी एग्जाम हुआ हो, उनके अंदर जितने भी रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस आए होंगे उन सबकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आपका सवाल होगा सर प्रैक्टिस कहां से करें? तो देखो, प्रैक्टिस करने के लिए एक आपके पास ये वाली बुक है पिनिकल की प्रीवियस ईयर की, इसमें लगभग 6200 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं भाई, 6200 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। ये देखो कैसे हैं, टीसीएस के क्वेश्चंस और एमसीक्यू बेस्ड हैं। कैसे हैं ये? एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे, चैप्टर वाइज है सारे के सारे। जैसे आपने रेशियो प्रोपोर्शन खत्म किया, इस वाली बुक को आपने खोला, इसमें आपने देखा रेशियो प्रोपोर्शन, वहां जितने भी सवाल दे रखे हैं वो सारे सवाल निपटा दो, हो गया आपका रेशियो प्रोपोर्शन खत्म, ठीक है। या फिर ये वाली बुक, या फिर अगर आप चैप्टर वाइज करना चाह रहे हो एनटीपीसी एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स, तो ये वाली बुक आप देख रहे हो, करंट पब्लिकेशन की बुक है भाई, ठीक है। इसको आपने खोला, जैसे आपने रेशियो प्रोपोर्शन यूट्यूब से पढ़ा या पेड बैच से पढ़ा, उसके बाद इस वाली बुक को आपने खोला, ठीक है। इसमें आपने रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर निकाला और वहां से जितने भी क्वेश्चन है रेशियो प्रोपोर्शन के वो सारे आपने क्या कर दिए? सॉल्व कर दिए, आपका रेशियो प्रोपोर्शन हो गया तैयार। तो इस तरीके से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आपको करनी है। मेरी बात समझ में आ गई आपको, हाँ कि ना? तो ये 2 बुक के ऑप्शंस मैंने आपको दिए, इन दोनों बुक में से किसी भी बुक को आप ले सकते हो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। पहले क्या करोगे? चैप्टर फिनिश करोगे। कहां से? या तो यूट्यूब से मैंने बता दिया, डायरेक्ट आप चैप्टर का नाम सर्च करो, या तो अगर आपने ऑलरेडी कोई पेड बैच ले रखा है, लेना चाहते हो किसी भी सर का, तो पेड बैच ले लो, चैप्टर खत्म करो और इन दोनों बुक में से किसी एक बुक को, दोनों नहीं, किसी एक बुक को चूज करो जो भी आपका मन करे, और वहां से आप क्या करो? उस पर्टिकुलर चैप्टर के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अगर आप फोकस्ड रहना चाहते हो रेलवे पे तो ये वाली बुक लेना। अगर आप चाहते हो नहीं मुझे रेशियो प्रोपोर्शन के सारे सवाल लगाने जो एसएससी में आए वो भी लगाने ताकि कुछ छूटे ना, तो आप ये वाली बुक ले सकते हो, ठीक है। ये लिमिटेड है और इसमें थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब बात करें हम कि आपने चैप्टर भी कर लिया, ठीक है। मान लो आपने एक एक करके सारे चैप्टर खत्म कर लिए, जितने भी चैप्टर हैं एक एक करके आपने सारे चैप्टर खत्म कर लिए, और इन सारे चैप्टर की आपने क्या कर ली? चैप्टर वाइज प्रैक्टिस यहां से कर लिया आपने। अब लास्ट में क्या करना है आपको? चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने से एग्जाम में तो क्वेश्चंस बनेंगे नहीं, क्योंकि वहां तो मिसलेनियस आता है,
वहां तो आपको ब्रैकेट में लिख कर देंगे नहीं कि बेटा ये रीजनिंग ये एवरेज का है या प्रॉफिट लॉस का, ऐसा तो होगा नहीं। ऐसा तो होगा नहीं कि सारे प्रॉफिट लॉस के आ जाए सारे एवरेज के आ जाए, वहां तो मिक्सचर आएगा ना क्वेश्चंस का, हाँ कि ना। तो मेरे भाई उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट्स की भी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस सेट्स बहुत जरूरी है एनटीपीसी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो मैथ्स की प्रैक्टिस सेट करना, प्रीवियस ईयर के जो प्रैक्टिस सेट्स हैं अगर आप उसको लगाना चाहते हो जिससे आप प्रैक्टिस कर सको मिसलेनियस, तो ये वाली बुक है देखो, ये भी करंट पब्लिकेशन की है, ठीक है। मैथमेटिक्स, रेलवे, ऑल एग्जाम्स, इस तरीके से आपको दुकान पे मिल जाएगा, ऑनलाइन ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो। यहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चैप्टर वाइज भी है, टाइप वाइज भी है, और इसके अलावा सॉल्व्ड पेपर्स भी है इसके अंदर। प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हो चुके हैं रेलवे के, वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप क्या करोगे, मिसलेनियस प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिक्स की। इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ से आपने किया चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, और यहाँ से आपने क्या किया, मिसलेनियस प्रैक्टिस आपने सेट वाइज आपने यहाँ से किया। इतनी सी मेरी बात समझ गए, हाँ कि ना। और इसके अलावा मैंने क्या बताया, सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करोगे, या तो यूट्यूब से कर सकते हो या फिर कहाँ से कर सकते हो, अपने पेड बैच से कर सकते हो। डेली का कितना घंटा देना है आपको, 2.5 से 3 घंटा मैथमेटिक्स को देना है। देखो इसके अलावा मत भटको कहीं, ये जो मैंने आपको बता दिया ना, इसके अलावा मत भटको। कोई दूसरी पब्लिकेशन की आपको किताब ला के दे रहा है, कोई बोल रहा है कि हमारी किताब अच्छी है, कोई बोल रहा है हमारी किताब अच्छी है, फालतू का अपना पैसा खर्च मत करो। ये किताबें वो हैं जो वेल नोन है और जो रिलायबल है, जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वरना मैं और भी दूसरी कंपनियों की किताबें बता सकता था। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ट्रस्ट वर्दी हैं, इन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, और अच्छे इसके अंदर जो सोल्यूशंस है वो भी अच्छे दिए जाते हैं। इसके भी सोल्यूशंस अच्छे होते हैं, इसके और इसके दोनों के सोल्यूशंस भी क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया भाई मैथ्स में। और अगर आप कहोगे ना, अगर आप मुझे कमेंट करके बोलोगे तो मैं क्या करूंगा, जितने भी चैप्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, जितने भी चैप्टर्स, इन सारे चैप्टर्स के जो बेस्ट यूट्यूब लेक्चर्स के लिंक हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप मुझे कमेंट करके बोलोगे कि सर हमें सारे चैप्टर्स की जो प्लेलिस्ट है उसके हमें लिंक चाहिए, यूट्यूब पे जो बेस्ट लेक्चर्स है, मैं खुद आप लोगों के लिए सिलेक्ट करूंगा कि अलजेब्रा कंप्लीट आप कहां से पढ़ो, यूट्यूब में कौन से टीचर ने पढ़ा रखा है, मैं खुद सेलेक्ट करूंगा आप लोगों के लिए ये चैप्टर कहां से पढ़ो। मतलब सारे चैप्टर्स के लिंक जो मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। कंप्लीट प्लेलिस्ट में आपको दूंगा, तो आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कॉमेंट करके मुझे बता देना, अगर मुझे लगे कि अच्छे मतलब ज्यादा कॉमेंट्स हैं इसके तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग को डेली आपको देना है 1 से 1.5 घंटा, तो अपर साइड वाला लेके चलना है, यानी कि 1.5 घंटा रीजनिंग को डेली आप दोगे तो मोर देन इनफ है। रीजनिंग में भी सेम चीज करनी है, पहले आपको करने हैं सारे चैप्टर फिनिश करने हैं आपको एक एक करके। ये यूट्यूब से करना, पेड बैच की कोई जरूरत नहीं है इसके लिए, ये आप यूट्यूब से कर सकते हो। जैसे मान के चलो रीजनिंग के चैप्टर्स आप देख लेना कौन कौन से, जैसे एनालॉगी है, कोडिंग डिकोडिंग है, सीरीज है ना, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग है, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। एक एक करके आप चैप्टर के नाम देखना। जैसे आपने मान लो चैप्टर का नाम देखा सीरीज, क्या देखा आपने, सीरीज। अब आप क्या करोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे रीजनिंग सीरीज कंप्लीट लेक्चर फॉर एसएससी, या रीजनिंग सीरीज कंप्लीट लेक्चर फॉर एनटीपीसी, ऐसा कुछ भी करना, वहां पर कंप्लीट आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो वहां से आपने सीरीज कंप्लीट किया। अब जब आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ठीक है, जैसे आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया सीरीज, तो जैसे मैथ्स में बताया मैंने, क्या करोगे, इसी चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं एग्जाम में आए हुए वो आप करोगे। तो एक ये वाली बुक है, पिनिकल पब्लिकेशन की होती है, ये एसएससी रीजनिंग करके मिलेगी आपको। इसमें आपको 7200 टीसीएस के क्वेश्चंस मिलेंगे एमसीक्यू टाइप, और ये भी चैप्टर वाइज है। जैसे आपने सीरीज चैप्टर खत्म किया, इस बुक को खोला आपने, इसमें आप सीरीज चैप्टर पे गए और वहां पे सीरीज के जितने क्वेश्चन है उसको आपने निपटा दिया। ये आपको दोनों बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी, ठीक है। ऐसी की ये वाली बुक है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। जैसे आपने एक चैप्टर किया, जैसे आपने सीरीज खत्म कर लिया यूट्यूब से या पेड बैच से कहीं से भी, उसके बाद इस वाली बुक को आपने खोला, करंट पब्लिकेशन की बुक है ये, ठीक है। यहाँ पर आप गए सीरीज चैप्टर में और यहाँ से आपने पूरी की पूरी जो सीरीज है वो निपटा दी। चैप्टर वाइज भी है, और मैंने क्या बताया देखो, चैप्टर वाइज भी, और इसके अलावा ये टाइप वाइज भी है, और इसके अलावा इसके अंदर आपको सॉल्व्ड पेपर्स भी मिलेंगे। यानी कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, सारे चैप्टर्स करने के बाद में होता है ना मिसलेनियस की प्रैक्टिस करनी है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो समझ में आया क्या पैटर्न है। पहले आप क्या करोगे, यूट्यूब से लेक्चर करोगे कंप्लीट, जैसे आपने सीरीज किया, फिर सीरीज के क्वेश्चंस आप यहां से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और उसके अलावा जब प्रैक्टिस सेट लगाने की बात आएगी लास्ट में, तो यहां से आप लगाओगे प्रैक्टिस सेट्स। इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट्स आपको मिल जाएंगे, केवल रेलवे के। देखो केवल रेलवे के मिलेंगे इसमें आपको सारे के सारे। इतना समझ में आया। और इसके भी जितने भी चैप्टर्स हैं, सबके जो बेस्ट लेक्चर्स हैं उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बता देना। अभी मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये आसान है, आप खुद भी जाओगे सर्च करोगे, चैप्टर का नाम कंप्लीट करके डालोगे तो वो आ जाएगा। लेकिन अगर आप कहोगे नहीं सर आप ही बता दो कौन सा बेस्ट है, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 1 मिनट या 5 मिनट लगना है मुझे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। डेली आप 1.5 घंटा दो, लेक्चर करो, उस चैप्टर की प्रैक्टिस करो, उसके बाद लास्ट में क्या करो, सेट वाइज प्रैक्टिस करो, आप बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद जीके जीएस की बात करते हैं। इसको आपको डेली भाई 3 से 3.5 घंटे देने, और अपर उसको लिमिट को मान के चलो, यानी कि 3.5 घंटे डेली आपको देने हैं, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है।
क्योंकि मैथ्स लगभग सभी बच्चे कर लेंगे, एसएससी के जो बच्चे तैयारी करते हैं वो तो बिल्कुल कर लेंगे, रीजनिंग तो ऑलमोस्ट सभी कर लेते हैं, कोई ऐसा बच्चा नहीं जो रीजनिंग नहीं कर पाता। जो असली खेला होगा वो यहाँ पर होगा, जीके जीएस के अंदर होगा। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कितने सेक्शन में बांटा हुआ है, एक तो पहला है थ्योरी, उसके बाद है स्टैटिक जीके, उसके बाद है करंट अफेयर, और लास्ट में बात करते हैं प्रैक्टिस की। तो क्या चीज कहां से करोगे, कैसे करोगे, मैं कंप्लीट आपको बता देता हूं। पहले बात करते हैं कि थ्योरी में क्या क्या पढ़ना है आपको, जो सिलेबस है वही लिखा है मैंने, अलग से नहीं लिखा। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम्स और कंप्यूटर, ये सारे के सारे चैप्टर्स हुए जो आपको थ्योरी में कवर करने हैं। कहां से कवर करोगे, सवाल ये उठता है, अभी बताऊंगा। उसके अलावा स्टैटिक की बात करते हैं। स्टैटिक जीके का सिलेबस है थोड़ा सा बड़ा है, इस पे आपको ज्यादा मेहनत करनी है क्योंकि यहाँ के ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें पहले क्या है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, ठीक है, यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है पूरे वर्ल्ड में, फ्लोरा एंड फौना यानी कि भारत के जो पेड़ पौधे हैं अलग अलग प्रकार के, या भारत के जो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं उनके बारे में अध्ययन करो। फेमस पर्सनैलिटीज जो इंडिया की हैं उनके बारे में, या फिर इंडियन गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। भारत के रिवर्स, लेक्स, पठार है ना, नेशनल पार्क, बांध, सेंचुरीज, माउंटेन्स, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। ये सारा क्या आपका स्टैटिक जीके का पार्ट है, ये सारा क्या आपका स्टैटिक जीके का पार्ट है। करंट अफेयर की बात करूं तो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जितने भी करंट अफेयर के न्यूज होंगे वो सारे आपके लिए जरूरी है, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको पता रहे कि मुझे पढ़ना क्या है। पहले आपको ये सब पढ़ना है, इसके अलावा अगर जीके में कुछ बच जाए वो बाद में पढ़ना है, पहले आपको इसको खत्म करना है। थ्योरी में सिर्फ इसी को पढ़ना है, स्टैटिक में सिर्फ इसी को पढ़ना है, और करंट में तो आपको पता करंट तो करंट है, ठीक है। थ्योरी की बात करते हैं। थ्योरी आप यूट्यूब से भी कर सकते हो और थ्योरी आप अपने पेड बैच से भी कर सकते हो, अगर आपने ले रखा है तो। नहीं लिया तो मत लेना, यूट्यूब से कवर हो जाएगा। यूट्यूब में कहां से करोगे, यूट्यूब पे एक चैनल मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। यूट्यूब पे एक चैनल मैं आपको बता रहा हूं, परमार एसएससी, ठीक है। पर्सनली मैंने चैनल को विजिट किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, वन ऑफ द बेस्ट चैनल है ये जीके जीएस के लिए। तो परमार एसएससी करके यूट्यूब पे चैनल है, वहां पे जाके आप पूरी थ्योरी पढ़ सकते हो भाई। उन्होंने प्लेलिस्ट बना रखी है, हिस्ट्री की अलग प्लेलिस्ट, पॉलिटी की अलग प्लेलिस्ट, ज्योग्राफी की अलग प्लेलिस्ट, साइंस में बायोलॉजी की अलग प्लेलिस्ट, फिजिक्स की अलग प्लेलिस्ट, केमिस्ट्री की अलग प्लेलिस्ट, सारी प्लेलिस्ट आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो अगर आप कंप्लीट थ्योरी कवर करना चाह रहे हो तो परमार एसएससी पे जाओ, किसके लिए, थ्योरी के लिए। वहां से आप पूरी की पूरी थ्योरी क्या करो भाई मेरे, कवर कर लो, ठीक है। समझ में आया। या फिर अगर आपकी जिद है कि पेड बैच लेना तो पेड बैच तो आप किसी भी टीचर का पेड बैच आप ले सकते हो किसी भी एप्लीकेशन पर जाके, ठीक है। समझ में आया। अगर आप चाहते हो नहीं सर मेरे को यूट्यूब से नहीं पढ़ना, मेरे को पेड बैच से नहीं पढ़ना, मुझे तो किताब से पढ़ना है, कई बच्चे होते हैं किताब से पढ़ने के शौकीन, तो दो किताबें, ठीक है। एवरग्रीन किताब आपको पता है, एक तो लूसेंट आपके पास थ्योरी के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक्स मानी जाती है ये, ठीक है। तो यहाँ से आप कवर कर सकते हो अपनी पूरी थ्योरी। या फिर किरण पब्लिकेशन की ही एक और आती है सामान्य ज्ञान करके, मैंने पर्सनली इस वाली बुक को भी देखा, मेरे पास पड़ी हुई है वाली बुक, तो इस वाली बुक से भी आप कर सकते हो। काफी अच्छे पॉइंटर्स बनाकर यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो दोनों में से जो आपको अच्छी लगे, जो आप लेना चाहते हो, जो आपके लिए कंफर्टेबल है वो आप ले सकते हो। अदरवाइज अगर यूट्यूब से करना है तो मैंने आपको चैनल बता दिया, परमार एसएससी फॉर थ्योरी। इतना क्लियर हो गया। यहां से ट्रस्ट में सब कुछ कवर हो जाएगा। यहां से अगर आपने थ्योरी कर ली तो डाउट नहीं रहने वाला आपका, इतना मैं कह सकता हूं क्योंकि मैंने विजिट किया चैनल को। स्टैटिक जीके की बात करूं तो स्टैटिक जीके के लिए एक आप क्या कर सकते हो, नायक सीरीज बाय नवीन सर, नवीन शर्मा सर हैं जो RWA पे पढ़ाते हैं, रोजगार विदंकित चैनल पे पढ़ाते हैं। तो वहां पे जाके आप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो नायक सीरीज, या फिर डायरेक्ट आप यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे जाके आप सर्च करो नायक सीरीज बाय नवीन सर, ठीक है। तो वहां से आप क्या कर सकते हो, अपनी सारी जो स्टैटिक जीके है वो कवर कर सकते हो, ठीक है। नायक सीरीज काफी उस सीरीज को भी मैंने विजिट किया, भी मैंने कुछ बच्चों को सजेस्ट भी किया था और बच्चों ने मुझे अच्छा फीडबैक दिया कि हाँ सर वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई और प्लेलिस्ट आप जानते हो, जैसे परमार एसएससी चैनल पे आपको स्टैटिक का भी मिल जाएगा, परमार एसएससी पे जाओगे, ठीक है, तो वहां पर आपको स्टैटिक जीके का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो वहां से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो, या फिर नायक सीरीज से भी आप कर सकते हो, ठीक है। देखो यहां पर लिखा भी है मैंने, और स्टैटिक जीके सीरीज बाय परमार सर ऑन परमार सर यूट्यूब चैनल, यहां से भी आप दो जगह से आप स्टैटिक जीके पूरी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और जितने भी मैंने यहाँ पर टॉपिक्स बताए स्टैटिक के, ये सारे आपको देखना वहां पर मिल जाएंगे, एक एक करके थंबनेल आप देखना, ये सारे के सारे आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहां से कवर कर सकते हो आप, भटकने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ मैं आपको साधन बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो हो गया। अब बात करते हैं कि जीएस की प्रैक्टिस कहां से करें। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो और जीएस की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्रैक्टिस कहां से करोगे। देखो एक ही वाली बुक है, किरण पब्लिकेशन की बुक है, इसमें रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं पिछले कुछ सालों में, उन सारे एग्जाम्स के जो आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन और इसके अलावा जो
साइंस के क्वेश्चन है वो सारे इसके अंदर दे रखे हैं चैप्टर वाइज, और इसके अलावा इसमें सॉल्व पेपर्स भी आपको दिए गए हैं, ठीक है। बहुत सारे इसके अंदर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप ओवरऑल अपनी प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर की बुक है ये, और प्रीवियस ईयर पे आप पूरा का पूरा भरोसा कर सकते हो, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। तो ये किसके लिए? प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है मेरे भाई। अगर आप जीके जीएस की प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, ठीक है। सब कुछ मैंने आपको बताया। थ्योरी कहाँ से करोगे? यूट्यूब से करोगे। यूट्यूब पे कौन सा चैनल? परमार एसएससी, ठीक है। और अगर बुक करना चाह रहे हो तो ये वाली बुक या ये वाली बुक ले सकते हो। स्टैटिक जीके कहाँ से करोगे? एक नायक सीरीज बताई, ठीक है, और एक मैंने आपको बताया स्टैटिक जीके सीरीज बाय परमार सर। इतना समझ में आ गया? और अगर आप प्रैक्टिस की बात करते हो तो प्रैक्टिस आप इस वाली बुक से कर सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और अगर मैं लास्ट में बात करूं कि सब कुछ पढ़ने के बाद में एक चीज जो रह गई, वो चीज क्या है? वो है आपका मॉक टेस्ट। वो आपका क्या है? मॉक टेस्ट। तो मेरे भाई जब आप सारी तैयारी कर लो, जब आप लगभग जब आपका 60-70% सिलेबस कवर हो जाए सारे सब्जेक्ट्स का, तो आप फिर क्या करोगे? मॉक टेस्ट की तरफ आप शिफ्ट हो जाओगे। मॉक टेस्ट आप किसी भी एप्लीकेशन पे या किसी भी कंपनी का मॉक टेस्ट आप ले सकते हो जो बेस्ट है, ठीक है। तो वहां पे जाके आप एनटीपीसी के जो मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स हुए हैं, ये जो मॉक टेस्ट हैं, वो सारे के सारे आप अटेम्प्ट करना, क्योंकि वहां से आपको अपनी तैयारी पता लगती है, आपको अपनी रैंक पता लगती है कि आप इतने सारे बच्चों में कहाँ स्टैंड करते हो, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से तैयारी कर रहे हो, जो मैंने आपको तरीका बताया, जो जो मैंने आपको सोर्सेज बताया, अगर आप वहां से कर रहे हो तो ट्रस्ट मी, मैंने बहुत समय लेकर चीजें तैयार की हैं, ट्रस्ट में आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। तो बिल्कुल भी यहाँ पर भटकने की जरूरत नहीं है, फालतू में कोई और स्ट्रेटजी देखने की आवश्यकता नहीं है। अपनी तैयारी करो, ठीक है, अच्छे से, और सिलेक्शन लो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, और अपने आप को बेरोजगार की कैटेगरी में से निकाल के रोजगार की कैटेगरी में लेकर आओ, ठीक है भाई। तो इस चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाना, और सेशन अगर अच्छा लगा आपको, अगर स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगी, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और सेशन को लाइक करते हुए जाना, और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, और तैयारी करना स्टार्ट कर दो। मैं आपसे मिलूंगा अगले सेशन के साथ में, तब तक के लिए सभी को मेरे भाई जय हिंद।